Hello and welcome everyone. Today we are going to discuss a very important topic regarding your upcoming exam, which is RRB, and today I am going to discuss about only case related to your syllogism chapter. जिन बच्चों ने भी सिलोगिज्म चैप्टर पढ़ रखा है और उनको अगर ओनली केस में कन्फ्यूज़न आती है तो आज हम क्या करेंगे, उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और समझेंगे कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं कंक्लूज़न ड्रॉ करते टाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट की। तो अगर मान लेते हैं आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है ओनली ARB, तो आप सभी ने ये चीज़ रट रखी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने रट रखी है कि हम क्या करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो कैसा ड्रॉ करते हैं, ऑल BR A का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो आज हम यहाँ पे रीज़न के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि हम ऑल BR A का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्यों करते हैं। तो सबसे पहले रीज़न की अगर हम बात करें तो दिक्कत कहाँ आती है, हम कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स को रियलिस्टिक अप्रोच से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। स्पेशली जो लॉजिकल वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे हमें जो करना होता है, यानी कि हम वहाँ पे रियल फैक्ट्स को कंसीडर करके वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बट सिलॉग्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सिलॉग्स में आपको बोला जाए ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल मंकी आर डंकी, ऑल मैंगो आर ऑरेंज, तो आपको ये कंसीडर कर लेना होता है, आपको मान लेना होता है। अब ऐसे आप सोचोगे कि डॉग कैट कैसे हो सकता है, वो तो बिल्कुल, अगर हम लॉजिकल वेन डायग्राम में बात करें तो डॉग अलग होगा, कैट अलग होगा, ठीक है ना, वो दोनों एक दूसरे का पार्ट नहीं हो सकते। बट सिलॉग्स में ऐसा नहीं है। तो आज हम दोनों ही चीज़ों को क्या करेंगे, रिलेट करके, यानी कि कुछ आपके एक्चुअल फैक्ट पर बेस्ड एग्जांपल लेंगे और कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल्स को भी हम कंसीडर करेंगे और जानेंगे कि ऐसा हम ड्रॉ करते हैं तो क्यों ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि रिसेंटली आपकी जो वैकेंसी आई हुई है SSC CPO की, तो हमें पता है कि उसको अप्लाई करने के लिए अ कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल बनाएं दैट ओनली graduates can apply for SSC CPO। तो अगर हम बात करें कि केवल ग्रेजुएट ही SSC CPO के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सारे के सारे ग्रेजुएट SSC CPO के लिए अप्लाई करें। लेकिन ये चीज़ आपका डेफिनेटली श्योर है कि जितने भी आपके SSC CPO के लिए अप्लाई करेंगे बंदे, वो क्या होंगे, डेफिनेटली ग्रेजुएट्स होंगे। तो यानी कि SSC CPO का पार्ट आपका कहाँ आ जाएगा, ग्रेजुएट्स के पार्ट के अंदर आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक आपको एग्जांपल था। चलिए कुछ और हम इजी एग्जांपल लेते हैं जिससे आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सके। जैसे हमने अगर आपको यहाँ पे एक अगला एग्जांपल दिया, ओनली मेल्स आर फादर। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस एग्जांपल को समझने में ज़रा भी दिक्कत आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंडरस्टूड है कि जितने भी फादर होंगे वो डेफिनेटली क्या होंगे, मेल्स होंगे। लेकिन सारे के सारे मेल्स फादर हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका फादर वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा, मेल्स के अंदर। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें सिलॉग्स की, ये तो हो गया कि हम ऑल BR A क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर मेल को हमने A कंसीडर किया, फादर को हमने B कंसीडर किया, तो ये कुछ आपके रियल फैक्ट्स पर बेस्ड आपके क्या थे, स्टेटमेंट्स थे, जिनको समझने में आपको क्या कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही है। आप आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिलोगिज्म की, तो सिलोगिज्म में समझिए कि अगर इसको हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो भी आपको इसको रियल फैक्ट से जोड़ के नहीं देखना है। अगर इसको हम इंटरचेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम फादर लिख दें और यहाँ पे हम मेल लिख दें, तो उस केस में आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सारे के सारे मेल्स क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, जो कि क्या करेगा, आपका एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू योर लॉजिकल वेन डायग्राम चैप्टर। तो बट सिलॉग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट डायग्राम होगा रिलेटेड टू योर स्टेटमेंट ओनली फादर्स आर मेल।
क्लियर? तो इस वजह से हम क्या ड्रॉ करते हैं कि जो बी वाला पार्ट होता है वो कहाँ आ जाएगा, ए वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब स्ट्रक्चर तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, अब दिक्कत कहाँ आती है, चलिए इसी में हम क्या करते हैं, कुछ और स्टेटमेंट्स जोड़ देते हैं। यानी कि अगर हम इस वाले के लिए बात करें तो यहाँ पे हमने अगर जोड़ दिया सम ए आर सी, यानी कि कुछ ए क्या हो गए, सी हो गए, तो ए का कुछ पार्ट क्या हम ड्रॉ कर लेंगे, सी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपसे किसी भी तरीके का स्टेटमेंट पूछ लेता है, यानी कि अगर आपसे यहाँ पे बोल दे, सबसे पहली जो हम गलती करते हैं जिन्होंने सिलॉक्स का चैप्टर पढ़ रखा है, अब ये आपके दो स्टेटमेंट हो गए जिसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अब अगर यहाँ पे आपसे कंक्लूजन पूछ लेता है सम ए आर नॉट सी, यानी कि कुछ ए सी नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको कांड से, ठीक है, यानी कि अगर ये पॉसिबिलिटी में आ जाए सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप उसको क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आपको बोला है सम ए आर नॉट सी, तो ये बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट आपका कंक्लूजन है, राइट कंक्लूजन है। क्यों है? क्योंकि आपको जब पहले ही बोल रखा है कि केवल ए का पार्ट कौन हो सकता है, बी हो, यानी कि बी केवल किसका पार्ट हो सकता है, ए का पार्ट हो सकता है, यानी कि अब बी किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं जाएगा, और जब बी किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं जाएगा इट मीन्स ए का ये हिस्सा यानी कि सम पार्ट कभी भी सी नहीं हो सकता। ठीक है ना? इस पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, आने वाले सेशंस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर हम ओनली केस, ओनली अ फ्यू और सम नॉट वाले क्वेश्चंस जो बेस्ड होते हैं आपके, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहीं ओनली से रिलेटेड जो आपका अगला कंसेप्ट बनता है नन बट, जिसको हमें क्या कंसीडर करना होता है, ओनली जैसा ही वहाँ पे भी हम कंसीडर करके बनाते हैं। तो नन बट, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि लैंग्वेज का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम बात करें रीजनिंग सेक्शन में, तो नन बट को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे कि अगर नन बट लिखा हुआ मिलता है तो हमें स्टेटमेंट कैसे ड्रॉ करना होता है, स्ट्रक्चर। तो अगर हम नन बट की बात करें तो मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। नन बट को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, ऑल बट। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लेते हैं इन टाउन ए देयर आर 20 कोरोना एक्टिव केसेस। तो जैसा कि आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, इन टाउन ए देयर आर 20 कोरोना एक्टिव केसेस, और यहाँ पे आपको हमने दिया अगला स्टेटमेंट ऑल बट 13 हैव बीन रिकवर्ड। तो आपको बताना है हाउ मेनी एक्टिव केसेस आर देयर इन टाउन ए, यानी कि प्रेजेंट टाइम में इस समय कितने एक्टिव केसेस हैं। तो आप में से मोस्टली जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं उनका आंसर आ रहा होगा 7, जो कि क्या होगा, गलत होगा। ठीक है ना? हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी का आंसर 7 आ रहा होगा, बट मोस्टली जो बच्चा देख रहा है उसका आंसर क्या आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा। अगर हमने कहा 20 कोरोना एक्टिव केसेस टाउन ए में हैं, जिनमें से क्या किया गया, अगला जो आपका स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया कि ऑल बट 13 हैव बीन रिकवर्ड, यानी कि 13 केसेस। आप यहाँ पे ये समझ रहे हैं ऑल बट 13 हैव बीन रिकवर्ड का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि 13 केस क्या हो गए हैं, रिकवर्ड हो गए हैं, जबकि इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ कह रहा है कि 13 को छोड़ दिए जाएं, ऑल बट, यानी कि ऑल बट का कहीं ना कहीं हमें कंसेप्ट समझना होगा। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब स्टेटमेंट का ये है कि अगर 13 को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी केसेस क्या हो गए,
रिकवर्ड हो गए तो इट मीन्स जो अभी आपके एक्टिव केसेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 7 ना हो करके क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। दिस विल बी योर राइट आंसर। और अगर हम बात करें यहाँ पे नन बट की, तो जो नन बट होगा वो ऑल बट का क्या होगा, अपोजिट होगा, रिवर्स होगा। तो यहाँ पे हम नन बट को भी समझते हुए चलेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इंग्लिश फैकल्टी के साथ में इस कंसेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पे आप ऑल बट और नन बट का कंसेप्ट सीखेंगे। तो अब हम बात करें नन बट की। तो आई होप कि ऑल बट आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आपको यहाँ पे बोला गया कोई और नहीं लेकिन 13 केसेस क्या हैं, आपके यहाँ पे 13 केसेस को छोड़ के बाकी सभी केस क्या हो गए, रिकवर्ड हो गए। तो यानी कि 13 केस आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हमने कहा नन बट 13 केसेस हैव बीन रिकवर्ड, अब आपको बताना है हाउ मेनी एक्टिव केसेस आर देयर इन टाउन ए, यानी कि कोई और नहीं लेकिन 13 केसेस ही क्या हो गए हैं, रिकवर्ड हो गए हैं। तो इस बार आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो कितनी है, 7 है। तो कहने का मतलब नन बट 13, यानी कि कोई और नहीं लेकिन जो 13 है वही क्या हुए हैं, आपके रिकवर्ड हुए हैं। अब अगर आप इसको ओनली से रिलेट करें तो आपके लिए और भी ज़्यादा ये आसान हो जाएगा समझने के लिए। अगर अभी यहाँ पे हम लिखते हैं ओनली ARB या फिर नन बट ARB, तो जब आप ओनली ARB बनाते हैं तो आपके जहन में ये एक चीज़ भी होती है कि सर B जो है आपका वो A के अलावा कोई और पार्ट क्यों नहीं हो सकता। तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि नन बट यानी कि कोई और नहीं लेकिन A ही क्या है, वो B होगा। तो यानी कि A आपका B के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऑल बी आर ए का बनेगा। अब मान लेते हैं हमने यहाँ पे ऐड कर दिया सम ARC, यानी कुछ ए क्या है, सी है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों के लिए एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया। तो यहाँ पे कभी भी आपका बी जो है वो सी का पार्ट नहीं हो सकता, चाहे वो पॉसिबिलिटी में पूछे, चाहे आपसे सम बी आर सी करके पूछे तो वो भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। अगर बोलेगा सम बी बीइंग सी इज़ अ पॉसिबिलिटी तो वो भी आपका डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स होगा। बट अगर आपसे पूछा जाए कि सम AR नॉट सी तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सबसे बड़ा जहाँ पे जो आपका दिक्कत क्रिएट होता है, जो प्रॉब्लम आता है, मान लेते हैं आपका स्टेटमेंट ये दिया हुआ है और यहाँ पे आपका जो कंक्लूजन है वो अगर हम यहाँ पे रख देते हैं ओनली अ फ्यू ARC। अब इसके लिए यानी कि स्टेटमेंट आपका क्या था, आप इन दोनों में से कोई एक कंसीडर कर सकते हैं, ओनली ARB एंड सम ARC। तो अगर आपको ये कंक्लूजन दे दिया जाए, ओनली अ फ्यू ARC, तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ओनली अ फ्यू में हमने आपको बताया है क्लास में, और ऑलरेडी अभी हम आने वाले सेशन में ओनली अ फ्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि सम ए आपका क्या हो, सी का पार्ट हो, और कुछ ए ऐसा हो जो सी का पार्ट ना हो, यानी कि दोनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम AR नॉट सी भी क्या है, करेक्ट है, और सम ARC भी क्या है, करेक्ट है। देन ओनली अ फ्यू ARC भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम अगले सेशन में ओनली अ फ्यू को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो गया होगा, और जब हम सिलॉग्स का पूरा प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें A to Z जो भी आपके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो सभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।